हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा और इसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलता है। गाइस, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन इज अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 56 देश शामिल हैं। इसके सदस्य देश अधिकतर पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में लोकतंत्र, विकास, सहयोग को बढ़ावा देना है। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया है और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके, उसके बाद में भारतीय ओलंपिक संघ IOA क्या है? इसकी स्थापना 1927 में हुई। ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व करता है। IOA भारत के खिलाड़ियों के चयन और ओलंपिक दल भेजने की जिम्मेदारी निभाता है और वर्तमान में IOA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और IOA भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघों का सर्वोच्च संगठन है। ओके, आगे चलते हैं गाइस। MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस का पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में इनकी शुरुआत हुई है और ये अवार्ड किसे मिला है? प्रोफेसर एडिमोला एडले को। समझते हैं गाइस। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त 2025 को इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करेगा। नाइजीरिया के डॉक्टर एडिमुला एडनेले बने जिन्होंने भूख कम करने और कृषि नवाचार में योगदान दिया। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दो ये है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार का उद्देश्य स्वामीनाथन की विरासत को याद करना और विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को सम्मानित करना है, विकसित नहीं, विकासशील को। ओके, उसके बाद में MS स्वामीनाथन ये एक भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में उच्च उत्पादक गेहूं और धान की किस्में विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई और विश्व खाद्य पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। तो ये कृषि क्रांतियां हुई है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसे एक बार देख लेते हैं, ये अक्सर एग्जाम में वन लाइनर में पूछ ली जाती है। हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। उच्च उत्पादक बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीक से गेहूं और धान उत्पादन में वृद्धि। सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 के दशक में हुआ, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। ओके, उसके बाद नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन, मत्स्य पालन, मछलियों को पालना और जलीय कृषि उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन, तिलहन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी उत्पादन बढ़ाना। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, फल, सब्जी, बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि। उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन, चमड़ा, कोकोआ उत्पादन से जुड़ी। उसके बाद में रेड रेवोल्यूशन, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन, उर्वरक उत्पादन और उसके संतुलित उपयोग से जुड़ी। और रजत क्रांति, अंडा उत्पादन और पोल्ट्री उद्योग के विकास से संबंधित। संविधान क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव पद पर हाल ही में चौथी बार विजेता कौन बने? आंसर इज राजीव प्रताप रेड्डी रूडी, राजीव प्रताप रूडी। और संविधान क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है और संसद सदस्यों के लिए एक प्रमुख सामाजिक व सांस्कृतिक मंच है। ओके, उसके बाद में इसका नाम संविधान क्लब इसलिए रखा गया क्योंकि इसका संगठन भारत के नए संविधान के लागू होने के समय हुआ था। तो यहाँ पर सामाजिक व सांस्कृतिक ये एक मंच है और यहाँ पर सभी जो संसद भवन के सदस्य हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं गाइस। प्रधानमंत्री मोदी ने फुले की 200वीं जन्म शताब्दी मनाने की घोषणा किस अवसर पर की थी? करेक्ट ऑप्शन इज स्वतंत्रता दिवस। अभी हाल ही में 15 अगस्त पर लाल किले पर संबोधन दिया है मोदी जी ने, उसमें इनकी चर्चा की गई।
आगे बढ़ते हैं। सो ज्योतिबा फुले ये क्या है, 1827 से 1890 तक रहे और सामाजिक सुधार विचारक और शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत में पहला कन्या विद्यालय खोला। सो पहला कन्या विद्यालय किन्होंने खोला? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर खोला। उसके बाद में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा व अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। प्रमुख समाज सुधारक, इन्हीं की तरह और जो प्रमुख समाज सुधारक है उनको एक बार देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के विरोधी, विद्या और स्त्री शिक्षा के समर्थक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल विवाह के विरोधी, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक। ज्योतिबा फुले, शिक्षा प्रसारक, महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटने का आह्वान। स्वामी विवेकानंद, युवाओं को जागरूक करने वाले, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के समर्थक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित उत्थान के लिए संघर्ष, भारतीय संविधान के निर्माता। ओके। महात्मा गांधी, सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले। तो एक बार आप याद रखेंगे, कोई भी इनमें से पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला नियोजित राष्ट्रीय स्तर का आबादी पलायन कार्यक्रम किस देश के लिए लागू किया गया? मतलब एक कोई देश है मान लो, तो उसने अपनी आबादी को दूसरी जगह पर प्लान करने का फैसला किया है। ओके। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज तुवेलू। समझते हैं। तुवेलू प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित एक बहुत ही छोटा द्वीप राष्ट्र, विश्व का पहला ऐसा देश है जो पुराई योजना के तहत अपनी पूरी आबादी का प्लान कर रहा है। यह कदम बाढ़ और समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण उठाया गया है। सो ऑस्ट्रेलिया तुवुलु फेलेपी यूनियन ट्रीटी समझौता के अनुसार 2025 के हर वर्ष 280 तुवेलुवासी ऑस्ट्रेलिया में बसने, काम करने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष वीजा प्राप्त कर सकते। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो इसका भी 15 अगस्त को मोदी जी ने जिक्र किया है। सो इसका उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज। ओके। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? तेल और गैस जैसे। डिटेल में समझते हैं। ऊर्जा संसाधनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, भारत को विदेशी आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह मिशन भारत के भविष्य में सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोतों और ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूत देगा। ब्लू इकोनॉमी क्या है? यह महासागर, समुद्र तटीय क्षेत्रों और समुद्री संसाधनों से संबंधित है। ओके। जैसे नाम से ही थोड़ा आपको आइडिया हो रहा होगा। और इसमें मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री खनन, पर्यटन, बायोटेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन। तो इन्हें थोड़ा ब्लू इकोनॉमी क्या है थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं गाइस। बेलफोर घोषणा किससे संबंधित है? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इन दोनों देशों के बीच संबंधित है। सो यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में राष्ट्रीय गृह की स्थापना करना। ओके। उसके बाद में बेलफोर घोषणा 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बेलफोर ने जारी की थी और इसी के ऊपर इसका नाम बेलफोर घोषणा रखा गया, इन्हीं के नाम पर। और इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने यह समर्थन व्यक्त किया था कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित किया जाएगा। ओके। और इससे यहूदियों के लिए इजराइल राज्य की नींव पड़ी। इस घोषणा ने अरब देशों और यहूदियों के बीच गहरे तनाव को जन्म दिया, जो हम आज तक भी चल रहा है। ठीक है। आज भी फिलिस्तीन जो है वो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में है और बाकी सब देश में इजराइल है और आज भी हमास और उनके बीच में युद्ध चल रहे हैं। बाद में 1948 में इजराइल के निर्माण का आधार बनी। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।